90 डेज के अंदर। ये जितने भी पेपर्स हैं उसमें अभी तक कोई इसका कोई क्वेश्चन आया नहीं है जो फोटोग्राफी से रिलेटेड हो। फिर भी मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि जो फोटोग्राफी में रोल इस्तेमाल करते हैं, बेटा ये फोटोग्राफी वो है जो ब्लैक एंड वाइट तस्वीरें होती थी पुराने ज़माने में, उन्हीं की फोटोग्राफी है। और उसके अंदर एक रोल लगता है, कैमरा के अंदर एक रोल लगता है, पट्टी होती है जो सेल्यूलोज एसीटेट की होती है। बेटा वो जो शीट है सेल्यूलोज एसीटेट की है, मतलब रोल फोटोग्राफ फिल्म सेल्यूलोज एसीटेट की होती है। उसके ऊपर कोटिंग की जाती है, उसके ऊपर एक जेल लगता है जिसको कहते हैं जिलेटिन। बेटा एक जेल की कोटिंग होती है इसके ऊपर, उसी जेल के अंदर जिसको जिलेटिन कहा जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर आयोडेट को सस्पेंडेड किया जाता है। अब देखो सेल्यूलोज एसीटेट की शीट है और उसके ऊपर जो जिसकी हम पेस्ट करते हैं, जो केमिकल की कोटिंग करते हैं, वो जेल होता है जिसको जिलेटिन कहा जाता है। उसके अंदर सिल्वर ब्रोमाइड होता है, सिल्वर ब्रोमाइड AgBr और AgI, उसकी उसको सस्पेंडेड किया जाता है उस जेल के अंदर। और फिर उस जेल की कोटिंग की जाती है किसके ऊपर? सेल्यूलोज की एसीटेट की शीट के ऊपर। ठीक है। अब जब हम तस्वीरें निकालते हैं, ठीक है, तो जो जिसकी हम तस्वीर निकालते हैं ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, उसका इमेज बन जाता है उसके ऊपर, फोटोग्राफ फिल्म के ऊपर जब तस्वीर निकालते हैं कैमरा के अंदर, फ्लैश की रोशनी लगती है उसके ऊपर। हाँ, जब तस्वीरें सारी निकाल देते हैं हम, उसके बाद धुलाई का मरहला आता है उसका, मतलब उसकी डेवलपिंग होती है। जैसे लैब में जाते हैं उसकी धुलाई करवाते हैं जाकर, उसकी फोटोग्राफ फिल्म की तस्वीरों की, पहले उसकी नेगेटिव कॉपी बनती है। तो उस धुलाई के लिए, उसकी डेवलपिंग के लिए जो केमिकल्स यूज होते हैं वो हैं हाइड्रोक्विनोन। बेटा हाइड्रोक्विनोन आप पढ़कर आए हो, ट्राईहाइड्रोक्विनोल है ये, और पायरोगेलोल सॉरी। उसकी डेवलपिंग के लिए, जो डेवलपिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं केमिकल वो है पायरोगेलोल। पायरोगेलोल ट्राईहाइड्रोक्विनोल है, 1 2 3 ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन। ठीक है, ये पायरोगेलोल या मेटल हाइड्रोक्विनोन, ये डेवलपिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। और ये डेवलप किसको करेंगे? सिंथेटाइज्ड फ्लोरोब्रोमाइड, जो सिंथेटाइज्ड फ्लोरोब्रोमाइड है। सिंथेटाइज्ड फ्लोरोब्रोमाइड का मतलब है जिसके ऊपर फ्लैश रोशनी पड़ी है, जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट की तस्वीर जहाँ पे बनी है वो सिंथेटाइज्ड फ्लोरोब्रोमाइड होगा। जो सिंथेटाइज्ड फ्लोरोब्रोमाइड है वो रिड्यूस हो जाता है सिल्वर मेटल के अंदर। सिंथेटाइज्ड सिल्वर ब्रोमाइड रिड्यूस किसके अंदर होता है? सिल्वर मेटल के अंदर। उसको रिड्यूस कौन करता है? ऑर्गेनिक रिड्यूसिंग एजेंट। कौन से? पायरोगेलोल और हाइड्रोक्विनोन। पायरोगेलोल और हाइड्रोक्विनोन डेवलपर हैं जो रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूस करते हैं सिंथेटाइज्ड सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है। जो अनसेंसिटिव सिल्वर ब्रोमाइड है, जो बेटा अनसेंसिटिव सिल्वर ब्रोमाइड है, वो रिड्यूस नहीं होगी सिल्वर मेटल के अंदर। अनसेंसिटिव को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं? जो नेगेटिव कॉपी हम बनाएंगे, जो नेगेटिव कॉपी बनती है उसको लिक्विड के अंदर डिप करते हैं, जिसको कहते हैं हाइपो। बेटा उस लिक्विड का नाम है हाइपो। ठीक है। सोडियम थायोसल्फेट का सोल्यूशन होता है, सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3, उसका सोल्यूशन होता है। वो क्या करता है? जो अनडेवलप्ड सिल्वर साल्ट है उसको रिमूव करता है। और किसके अंदर? सिल्वर मेटल के अंदर नहीं, सिल्वर थायोसल्फेट कॉम्प्लेक्स के अंदर। देखो, जो अनडेवलप्ड सिल्वर साल्ट है, अनडेवलप्ड जिसकी डेवलपिंग नहीं हुई है, उसको रिमूव करने के लिए हम यूज करते हैं हाइपो। सोडियम थायोसल्फेट, हाइपो का फार्मूला याद कर लो, Na2H2O3 5H2O, उसका फार्मूला है, जिसको हम यूज करते हैं किसके लिए? अनडेवलप्ड सिल्वर साल्ट को रिमूव करने के लिए, अनसेंसिटिव सिल्वर क्लोराइड को रिड्यूस करने के लिए, रिमूव करने के लिए। और वो रिमूव होगी, कॉम्प्लेक्स बनेगा, सिल्वर थायोसल्फेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, सिल्वर थायोसल्फेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, जो बुक में भी लिखा हुआ है, कल आपको मैंने पढ़ा भी दिया था। ठीक है। एनाइन कॉम्प्लेक्स है ये, तो वो नेगेटिव कॉपी बन जाएगी। ठीक है, मतलब जो नेगेटिव फिल्म बनी थी उसको डिप किया हमने हाइपो के अंदर, हाइपो के अंदर डिप करने से जो अनडेवलप्ड सिल्वर साल्ट थी वो रिमूव हो गई। ठीक है, उसके बाद उसको हम सुखा देते हैं। जब मतलब वो कंप्लीट ड्राई हो जाती है, उसके बाद उसके ऊपर पास प्रिंट बनती है, जिससे फोटो कॉपी करते हैं एक कागज का,
इस तरह की समझिए फोटो कापीज होती है। नेगेटिव कापी को रखा जाता है, उसके ऊपर लाइट पड़ती है, नेगेटिव कापी के ऊपर लाइट पड़ती है, उसका इमेज बनता है किस पर, दूसरे फोटोग्राफ पेपर के ऊपर। मतलब जिसमें पॉजिटिव प्रिंट बनती है उसके अंदर भी वही केमिकल्स होते हैं बेटा, जिसमें हम पॉजिटिव प्रिंट बनाते हैं जी, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर जो बनती है, पॉजिटिव प्रिंट बनती है, उसके अंदर भी वही केमिकल्स होते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, सस्पेंडेड जिलेटिन, ये वो ठीक है। उसका अक्स बनेगा, उस नेगेटिव कापी का अक्स बनेगा उसके इस पर पॉजिटिव प्रिंट के ऊपर। अच्छा, उसके बाद दोबारा उसकी धुलाई होगी, उस पॉजिटिव प्रिंट की भी धुलाई उस तरह से होगी। उसके अंदर जो सेंसिटिव EGPR है उसको रिमूव करने के लिए हम वही पायरोगेलोन हाइड्रोकोटिन यूज करेंगे, जो सेंसिटाइज ब्रोमाइड प्रोड्यूस करेंगे सिल्वर मेटल के अंदर। जो अनसेंसिटिव है उसको रिमूव करने के लिए दोबारा उसको हम डिप करेंगे, किसको पांचों काफी को भी आखिर में डिप किया जाता है, किसके अंदर हाइपो के अंदर वो रिमूव करेगा, किसको अनसेंसिटाइज सिल्वर ब्रोमाइड, अनसेंसिटिव सिल्वर ब्रोमाइड को सिल्वर थायोसल्फेट कॉम्प्लेक्स के अंदर। तो ये सारा प्रोसीजर सेम ही है, जो नेगेटिव कापी बनाने का प्रोसीजर है पॉजिटिव कापी उसी तरीके से ही बनती है। तो आपको याद क्या करना है भाई कि जो फोटोग्राफ फिल्म है वो सेलुलोज एसिड शीट की बनी हुई है, उसके ऊपर एक जेल लगता है जिलेटिन, उसके अंदर केमिकल कौन से होते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड होती है, उसकी पेस्ट की जाती है उसके ऊपर, ठीक है, वो ड्राई हो जाती है बिल्कुल ही, ठीक है। लाइट से ये सेंसिटिव होती है, ये लाइट से सेंसिटिव है, ठीक है। जब हम तस्वीरें निकाल देते हैं, तस्वीरें निकालते हैं तो उसका अक्स बन जाता है, तस्वीर जिस चीज़ का जिसकी तस्वीर ले रहे हैं उसका एक अक्स बन जाता है किसके अंदर, फोटोग्राफ फिल्म के अंदर, फोटोग्राफ प्लेट के अंदर। अच्छा, फिर उसकी हम क्या करते हैं, डेवलपिंग करते हैं। अच्छा, डेवलपिंग में जो केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं हम, पायरोगेलोन हाइड्रोक्विनोन है, ये डेवलपर है, ये रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, ये रिड्यूस करेंगे सेंसिटाइज सिल्वर मेटल के अंदर, जबकि अनसेंसिटिव जो होगी सिल्वर ब्रोमाइड रिमेन अनचेंज, उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा पायरोगेलोन हाइड्रोक्विनोन का। उसको रिमूव करने के लिए फिर हम क्या करते हैं, उसी जो नेगेटिव कापी बनाते हैं उसको डिप करते हैं लिक्विड के अंदर, जिसको कहते हैं हाइपो। वो क्या करता है, अनडेवलप्ड सिल्वर साल्ट को रिमूव कर देता है, सिल्वर थायोसल्फेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है, सिल्वर थायोसल्फेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ठीक है। और इस तरीके से जो अनडेवलप्ड सिल्वर साल्ट होती है वो रिमूव हो जाती है। उसके बाद उसकी बाकी कापी बनती है, वो भी सेम प्रोसीजर के तहत। अच्छा, उसके बाद जो टॉपिक है हमारा वो है आखिरी, टिन प्लेटिंग। सर, टिन प्लेटिंग का मतलब देखो, निकल प्लेटिंग होता है, टिन प्लेटिंग, कापर प्लेटिंग। टिन प्लेटिंग का मतलब है टिन की कोटिंग करना, टिन का तह चढ़ाना। कल हम पढ़ जो रहे थे टॉपिक कि एक मेटल है, उसको जंग से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, दूसरे मेटल की कोटिंग कर देते हैं, उनमें एक आता है टिन प्लेटिंग। टिन प्लेटिंग ज़्यादातर जो खाने पीने की अशिया होती हैं, कंटेनर्स होते हैं, कुकिंग ऑयल कंटेनर, या जो डेकोरेशन की देगें वगैरह होती हैं जो ज़्यादा यूज़ होती हैं, उनको जंग लग जाता है, और वो जंग पॉइजनस होता है। अगर सपोज करते हैं कापर का बर्तन है, ब्रास का कापर है, ब्रास का बर्तन है, तो उनके जो ऑक्साइड्स हैं वो पॉइजनस होते हैं, जिसकी वजह से पेट की बीमारियां होती हैं इस तरह। तो उन ऑक्साइड्स को रिमूव करने के लिए इनको पहले ऑक्साइड्स को हम रिमूव करेंगे, मतलब जो इस कुकिंग ऑयल कंटेनर में ऑक्साइड जमा हो गया, उसको जंग लग चुका है, पहले जंग को रिमूव करेंगे, क्योंकि वो जंग पॉइजनस होता है। उस जंग को रिमूव करेंगे पहले। जंग को रिमूव करने के बाद हम क्या करते हैं, टिन की कोटिंग कर देते हैं, टिन का तह चढ़ा देते हैं, जिसको हम कहते हैं टिन प्लेटिंग, मतलब कोटिंग ऑफ द टिन। टिन की कोटिंग करते हैं, टिन का तह चढ़ाते हैं, टिन की पेस्ट कर देते हैं, जिस तरह दीवार के ऊपर हम कलर कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह टिन की प्लेटिंग होगी, मतलब टिन की कोटिंग होगी, टिन का लेयर बन जाएगा, किसके ऊपर, बेस्टर मेटल के ऊपर, किसके लिए, उसकी प्रोटेक्शन के लिए और पॉइजनिंग से बचाने के लिए। तो आयरन के ऊपर भी टिन की प्लेटिंग हो सकती है, ब्रास के ऊपर भी टिन की प्लेटिंग हो सकती है, कापर के बर्तन बने हुए सब के ऊपर टिन की प्लेटिंग हो सकती है, किसके लिए, एक तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए और दूसरा उसको पॉइजनिंग से बचाने के लिए, क्योंकि उनके ऑक्साइड पॉइजनस होते हैं। अच्छा, टिन प्लेटिंग दो तरीके से होती है, एक मैकेनिकल तरीका है, अच्छा दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक का मेथड है। बेटा, एक मैकेनिकल तरीके से आप टिन की कोटिंग कर सकते हैं बर्तन के ऊपर,
और दूसरा जो इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड है उसकी शेयर कर सकते हैं। मतलब सबसे पहले इसको जंग को रिमूव करना पड़ेगा। जिस जो कुकिंग ऑयल कंटेनर है या जितने भी टाइप के कंटेनर्स हैं जिनको जंग लग चुका है, ठीक है, जिनके बॉटम में ऑक्साइड का लेयर बन चुका है, तो पहले वो ऑक्साइड के लेयर को हमने रिमूव करना है। अगर आयरन का बर्तन है, आयरन स्टील का बर्तन है, बेटा आयरन या स्टील का बर्तन है, तो उसको जंग को रिमूव करने के लिए डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हम यूज करते हैं। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को गर्म करके उस बर्तन के अंदर डाल देते हैं, तो एसिड क्या करेगा, जंग को रिमूव करेगा। उस बर्तन को फिर वॉश करेंगे वाटर से, वॉश करने के बाद ड्राई करेंगे। ड्राई करने के बाद जो मोल्टिन टिन होता है उसके अंदर डुबो देते हैं। मोल्टिन टिन, मोल्टिन टिन मतलब लिक्विड फॉर्म में टिन, जिनको मेल्ट करते हैं हीट देकर, मोल्टिन टिन के अंदर डुबो देते हैं उसको, बर्तन को। अच्छा, तो क्या होगा, टिन का एक लेयर बन जाएगा, टिन की एक कोटिंग हो जाएगी, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, एक पट्टी होती है उसके ऊपर घुमाई जाती है, ताकि जो टिन है कहीं ज़्यादा डिपॉजिट हुआ होगा, कहीं कम, तो उसका एक यूनिफॉर्म लेयर बन जाए, जिससे सीमेंट किया जाता है। जगह को सीमेंट करते हैं तो ऐसे ही रफली सीमेंट को फेंका जाता है, उसके बाद एक पट्टी घुमाई जाती है ताकि लेवलिंग हो जाए। तो इसमें भी ऐसे ही है कि एक पट्टी घुमाई जाती है ताकि लेवलिंग हो जाए, और जो है वो पूरे बर्तन के अंदर टिन की कोटिंग हो जाए और यूनिफॉर्म लेयर बन जाए। ऐसा नहीं कि कहीं ज़्यादा टिन डिपॉजिट हो जाए, कहीं कम टिन डिपॉजिट हो जाए, क्योंकि वो थोड़ी होगा लिक्विड फॉर्म भी, मगर थोड़ी देर के बाद जो होता है वो ड्राई हो जाता है, सॉलिड हो जाता है, कोटिंग हो जाती है इसके ऊपर, ठीक है। अच्छा, दूसरा है, अगर ग्रास का बर्तन है, ग्रास या कापर का बर्तन है, तो ऑक्साइड को रिमूव करने के लिए हम अमोनियम क्लोराइड यूज़ करते हैं। देखो, ब्रास या कापर का बर्तन है तो ऑक्साइड की फिल्म को रिमूव करने के लिए हम यूज़ करते हैं अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड से रब करते हैं उनको, ताकि ऑक्साइड की फिल्म रिमूव हो जाए। अच्छा, उसके बाद वही मोल्टन टिन जो है, टिन को मोल्ड करके, मतलब पिघला हुआ टिन उस बर्तन के अंदर डाल देते हैं। उसके बाद रेक माल या ऐसी कोई पट्टी वगैरह है, उसके ज़रिए यूनिफॉर्म लेयर बनाया जाता है, ताकि पूरे बर्तन के अंदर एक लेयर बन जाए, ठीक है, उसकी लेवलिंग हो जाए सही तरीके से, और पूरे बर्तन के अंदर एक कोटिंग हो जाए टिन की। अच्छा, जब वो कोटिंग उतरेगी, दोबारा उसके ऊपर कोटिंग करवानी पड़ेगी, क्योंकि कोटिंग उतरने के बाद जो होता है वो दोबारा उसको जंग लग जाएगा, दोबारा ऑक्साइड की फिल्म ज़ाहिर हो जाएगी, उसको कोटिंग करवाई जाती है बार बार। अच्छा, जो इलेक्ट्रोलाइटिक तरीका है, जो इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड होता है, बेटा इलेक्ट्रोलाइट के जरिए टिन की प्लेटिंग की जाती है, इलेक्ट्रिसिटी के जरिए। हाँ, जिस मेटर के ऊपर आपको तय चढ़ाना है, देखो जिस बर्तन के अंदर आपको तय चढ़ाना है, जिस मेटर के ऊपर तय चढ़ाना है, जिस चीज़ के ऊपर आप कोटिंग करना चाहते हैं, उसको एज ए कैथोड यूज़ करेंगे। अगर आयरन है, आयरन के ऊपर आप टिन की कोटिंग करना चाहते हैं, तो आयरन को एज ए कैथोड यूज़ करेंगे आप, क्योंकि कैथोड पर रिडक्शन होती है। तो पहले ये कि आयरन के जो आर्टिकल्स हैं, आयरन है, कापर है, उनके आर्टिकल्स जो हैं जिनके ऊपर आप टिन की कोटिंग करना चाहते हैं, पहले ऑक्साइड की फिल्म को रिमूव करना पड़ेगा। अगर उनके ऊपर ऑक्साइड की कोटिंग हो गई है, वो जंग लग चुका है उनको, तो पहले ऑक्साइड की फिल्म को रिमूव करना पड़ेगा। अगर आयरन का बर्तन है तो उसको डिप करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड, वार्म सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर, डाइल्यूट और वार्म सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर, ताकि ऑक्साइड फिल्म रिमूव हो जाए, ठीक है। उसके बाद उसी बर्तन को वाटर से वॉश करें, ड्राई करें, उसके बाद एज ए कैथोड उसको यूज़ करें आप। अगर कापर का है तो कापर या ब्रास का है तो अमोनियम क्लोराइड के जरिए उस जंग को रिमूव करें, फिर ड्राई करें, मतलब वाटर से वॉश करके ड्राई करके उसके बाद एज ए कैथोड यूज़ करेंगे। और जो टिन मेटल होगा, जो टिन मेटल होगा उसको एज ए एनोड यूज़ करेंगे। बेटा जो टिन मेटल है उसको हम यूज़ करेंगे एज ए एनोड, क्योंकि एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है। हाँ, जो सॉल्यूशन होगा जिनके अंदर, अब देखिए दो इलेक्ट्रोड्स बनाने पड़ेंगे हमें, एक कैथोड एक एनोड। कैथोड वो होगा जिसके ऊपर आप टिन की कोटिंग करना चाहते हैं, बेटा कैथोड उसको बनाएंगे जिसके ऊपर आप टिन की कोटिंग करना चाहते हैं, जिसके ऊपर टिन का आप लेयर बनाना चाहते हैं, उसको एज ए कैथोड यूज़ करेंगे। अगर आयरन के ऊपर, ग्रास के ऊपर,
कॉपर के ऊपर जिसके ऊपर आप टिन की कोटिंग करना चाहते हैं उसको एज ए कैथोड यूज करेंगे। और जिसका आप तह चढ़ाना चाहते हैं, जिसकी आप प्लेटिंग करना चाहते हैं, सपोज करते हैं टिन की प्लेटिंग करना चाहते हैं तो टिन को यूज करके एज ए। अच्छा, ये दो इलेक्ट्रोड्स हो गए, इनको डिप करेंगे एक सॉल्यूशन के अंदर, वो होगा स्टेनलेस क्लोराइड का, बेटा ACnCl2 का टिन का सॉल्यूशन होगा, ACnCl2 का सॉल्यूशन होगा, जिसको एसिडिफाई करते हैं सल्फ्यूरिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। तो स्टेनलेस क्लोराइड का सॉल्यूशन होगा, स्टेनलेस क्लोराइड के सॉल्यूशन के अंदर दोनों इलेक्ट्रोड्स को डिप करेंगे और जब इसके बाद करंट पास करेंगे तो जो सॉल्यूशन के अंदर टिन आयंस होंगे, बेटा ACnCl2 का सॉल्यूशन होगा, टिन आयंस होंगे, ठीक है। अच्छा, रिएक्शन एट कैथोड, कैथोड पर रिएक्शन इधर देखो, ये जो एनोड होगा ये टिन होगा, और जो कैथोड होगा वो आयरन होगा, ठीक है। इसके अंदर जो सॉल्यूशन होगा, इसके अंदर टिन आयंस होंगे, टिन आयंस होंगे, टिन आयन का सॉल्यूशन होगा, ठीक है, एसिडिफाइड विद HCl। और जब करंट पास करेंगे तो टिन आयंस होंगे, ये आयंस जाएंगे कैथोड पर, जो टिन आयंस हैं, जो सॉल्यूशन के अंदर टिन आयंस होंगे वो कैथोड पर जाकर रिड्यूस हो जाएंगे, वो बेटा कैथोड पर जाकर फिर क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। इसका मतलब है टिन जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, जो टिन आयंस हैं वो कैथोड पर जाएंगे, कैथोड पर इलेक्ट्रॉन गेन करके रिड्यूस हो जाएंगे किसके अंदर, टिन मेटल के अंदर, तो टिन की डिपॉजिटिंग शुरू हो जाएगी, जो टिन होगा वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा किस पर, कैथोड पर, और कैथोड का साइज बढ़ता जाएगा क्योंकि कैथोड के ऊपर कोटिंग हो रही है, कैथोड जो है उसके ऊपर आप कोटिंग हो रही है, कैथोड के ऊपर टिन का लेयर बन रहा है, डिटेक्शन हो रही है टिन की। अच्छा, अब सॉल्यूशन के अंदर टिन आयंस की कमी हो जाएगी, जो सॉल्यूशन होगा उसके अंदर टिन आयंस कम हो जाएंगे, बेटा ये जो सॉल्यूशन है उसके अंदर टिन आयंस कम हो जाएंगे क्योंकि वो तो कैथोड पर जाकर रिड्यूस हो रहे हैं। तो एनोड पर जो टिन होगा, जो एनोड पर टिन मेटल है वो ऑक्सीडाइज होगा, बेटा एनोड पर जो टिन मेटल है वो क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, ये ऑक्सीडाइज होकर तब्दील होगा टिन आयंस। तो रिएक्शन एट एनोड, तो एनोड पर जो टिन है वो ऑक्सीडाइज होना शुरू कर देगा, बेटा जो एनोड पर टिन मेटल है वो क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, किसमें तब्दील होगा, टिन आयंस के अंदर, टिन आयंस के अंदर, और वही टिन आयंस होंगे वो कैथोड पर जाकर रिड्यूस हो जाएंगे। इस तरह एनोड का जो साइज है, ठीक है, जो एनोड की थिकनेस है वो कम होती जाएगी क्योंकि वो ऑक्सीडाइज हो जा रहा है, और जो कैथोड है उसकी थिकनेस बढ़ती जाएगी क्योंकि कैथोड के ऊपर टिन की डिपॉजिटिंग शुरू हो गई है। तो इस तरह लेयर बन जाएगा किसके ऊपर, कैथोड के ऊपर, और कैथोड कौन सा है, आयरन का बना हुआ है, तो आयरन के ऊपर कोटिंग हो जाएगी किसकी, टिन, और टिन आयंस की जो कमी होगी वो एनोड से पूरी होगी, जो एनोड टिन है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इस तरह इलेक्ट्रोलाइटिक तरीके से टिन की कोटिंग हो जाएगी। अच्छा, दूसरा मैकेनिकल तरीका है, मैकेनिकल तरीका वो ये जो टिन को मेटल को पिघला कर, टिन मेटल जो है उसको मोल्ड करके पिघला कर,
उस बर्तन के अंदर एक यूनिफॉर्म लेयर बनाया जाता है, कोटिंग की जाती है। तो ये है टिन प्लेटिंग। अच्छा, तो ये बेटा कंप्लीट हो गया इसका। अगर आपको मैं बता दूँ, देखो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, अगर हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स को देखें तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आपको याद करने पड़ेंगे सीरीज। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आउटर, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आउटर ट्रांजिशन सीरीज है। एक है 3D सीरीज, एक है 4D, एक 5D, एक हर सीरीज के अंदर 10 एलिमेंट है बेटा, हर सीरीज के अंदर 10 एलिमेंट है। आपको याद करना पड़ेगा पहली सीरीज कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ पे खत्म होती है। 21 से लेकर 30 तक ये सीरीज के एलिमेंट के नाम भी आपको याद करने पड़ेंगे। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में दो जगह इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसका इलेक्ट्रॉन डी में जाता है, मगर दो जगह इसकी इलेक्ट्रॉनिक की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो एक्सेप्शनल केसेस में आ जाती है। एक क्रोमियम के अंदर और एक कॉपर के अंदर। क्रोमियम में एस का इलेक्ट्रॉन डी में जंप लगाता है, डी को हाफ फिल कर देता है, और कॉपर में एस का इलेक्ट्रॉन डी में जंप लगाता है, डी को फुल फिल कर देता है। तो दो जगह इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक्सेप्शनल है, ये दो जगह क्रोमियम और कॉपर के अंदर। अच्छा, एक है 4D सीरीज, तो जो 39 से शुरुआत है इसकी 13 और खत्म होती है 48 पे। यट्रम से शुरू होती है वाई से और कैडमियम तक खत्म हो जाती है। अच्छा, उसके बाद है 5D सीरीज। 5D सीरीज लैंथेनियम से शुरू होती है और खत्म होती है मरकरी पे। तो कहाँ से शुरू होती है, कहाँ पे खत्म होती है, उनके एटॉमिक नंबर याद कर लो। अगर बीच में कोई भी किसी का भी एटॉमिक नंबर दिया जाएगा तो आपको पता चल जाएगा ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, अगर एटॉमिक नंबर देकर पूछा जाता है। अच्छा, उसके बाद 60 सीरीज है बेटा। 60 सीरीज के अंदर 89 से शुरुआत है उसकी। 89 वाला एलिमेंट डी ब्लॉक का है, 89 वाला एलिमेंट एक डी ब्लॉक का है। उसके बाद 90 वाला एलिमेंट जो है 90 से लेकर 103 तक एक ब्लॉक एलिमेंट है। इनर ट्रांजिशन सिर्फ 89 का एक एलिमेंट डी ब्लॉक का, उसके बाद 90 से लेकर 103 तक एक ब्लॉक एलिमेंट, फिर 103 के बाद जो 104 वाला एलिमेंट होगा वो डी ब्लॉक का है 112 तक। तो ये भी 10 एलिमेंट हैं इसके सभी, ठीक है। और जो 5D सीरीज है उसमें 57 वाला एलिमेंट डी ब्लॉक का है, 57 वाला एलिमेंट डी ब्लॉक का है। उसके बाद 58 से लेकर 71 तक वो एलिमेंट्स जो है वो ए ब्लॉक है, 4F सीरीज, जिनको कहते हैं लेंथेनाइट। तो फिर आपको याद करना पड़ेगा भाई कौन जो है आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट की बेटा सीरीज कहाँ से शुरू आते हैं, उसकी कहाँ पे खत्म होती है। पहला एलिमेंट आखिरी एलिमेंट। मगर 3D सीरीज आपको याद करनी पड़ेगी, एलिमेंट के नाम वगैरह याद करने पड़ेंगे आपको। 3D सीरीज बहुत अहम है, ठीक है। अब जो ए ब्लॉक एलिमेंट है जिनको हम इनर ट्रांजिशन बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन की दो सीरीज है, एक लेंथेनाइट, एक एक्टिनाइट। एक 6 पीरियड में, एक 7 पीरियड के अंदर। 6 पीरियड में लेंथेनाइट्स हैं जो 58 से लेकर 71 तक हैं, और 7th पीरियड में एक्टिनाइट्स हैं जो 90 से लेकर 103 तक के। ये सभी रेडियोएक्टिव एलिमेंट हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मैंने आपको बता दिया है कि एक्सेप्शनल बेटा जो केसेस हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे। एक जो है क्रोमियम का ग्रुप है बेटा, क्रोमियम का ग्रुप है, और दूसरा है कॉपर का ग्रुप, कॉपर सिल्वर गोल्ड, कॉपर सिल्वर गोल्ड। इन सब के अंदर एक्सेप्शनल केसेस हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कॉपर सिल्वर गोल्ड, जिनको हम कहते हैं कोइनेज मेटल्स। फर्स्ट बी वाले, फर्स्ट बी कॉपर सिल्वर गोल्ड, फर्स्ट बी वाले कोइनेज मेटल्स, इसके अंदर भी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो एक्सेप्शनल है। अच्छा, उसके बाद एटॉमिक साइज। देखो एटॉमिक साइज एक्चुअली इनकी इंटरमीडिएट है। पूरे पीरियोडिक टेबल में जो सबसे बड़ा साइज है वो इस ब्लॉक का है बेटा। पूरे पीरियोडिक टेबल में जो सबसे लार्जर साइज है एटॉमिक साइज वो इस ब्लॉक का है, जो स्मॉल साइज है वो पी ब्लॉक का है। तो इनका साइज इंटरमीडिएट है, इस ब्लॉक वालों से स्मॉलर है और पी ब्लॉक वालों से थोड़ा लार्जर होता है, ठीक है। इनके एटॉमिक साइज में
जैसे लेफ्ट टू राइट जाते हैं एटॉमिक नंबर बढ़ता है बेटा, लेफ्ट टू राइट जाते हैं एटॉमिक नंबर बढ़ता है, जैसे स्कैंडियम 21, टाइटेनियम 22, वेनेडियम 23, क्रोमियम 24, मैग्नीज 25, एटॉमिक नंबर बढ़ता है। एटॉमिक नंबर बढ़ने से प्रोटॉन की तादाद बढ़ती है, नंबर ऑफ शेल्स नहीं बढ़ती। नंबर ऑफ शेल्स लेफ्ट टू राइट सेम रहेंगे पीरियड्स के अंदर। प्रोटॉन की तादाद बढ़ती है, प्रोटॉन की तादाद बढ़ने से अट्रैक्शन बढ़ जाती है, इसमें साइज में थोड़ी सी कमी आती है, मगर इसके साइज में थोड़ी सी कमी आती है, स्मॉल साइज में कमी आती है। अच्छा, फिर आगे क्या हो जाता है? अच्छा, शुरुआत में इलेक्ट्रॉन जो है डी ऑर्बिटल में सिंगल सिंगल जाते हैं, D1, D2, D3, D4। अच्छा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग शुरू हो जाती है, इलेक्ट्रॉन पेयर बनाना शुरू करते हैं, तो पेयरिंग बनाने से थोड़ी रिपल्शन होती है यहाँ पर, जिसको हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। तो शील्डिंग इफेक्ट की वजह से आखिर में एटम के साइज में थोड़ा इजाफा हो जाता है। इसका मतलब है जो एटम का साइज है, ठीक है, पहले रेगुलरली डिक्रीज होता है, बीच में कांस्टेंट हो जाता है, बीच में बेटा कांस्टेंट देखेंगे वैल्यूज बिल्कुल कांस्टेंट होगी, आखिर में थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। तो एटम का साइज शुरुआत में डिक्रीज, मिडिल में ऑलमोस्ट कांस्टेंट, आखिर में थोड़ा सा इंक्रीज होता है शील्डिंग इफेक्ट की वजह से, क्योंकि रिपल्शन होती है, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाती है। अब उसके बाद आते हैं बाइंडिंग एनर्जी। बेटा बाइंडिंग एनर्जी, अब देखो बाइंडिंग एनर्जी का कोई सेम फेज है। बाइंडिंग एनर्जी डिपेंड करती है नंबर ऑफ अनफिल्ड इलेक्ट्रॉन। बेटा जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ अनफिल्ड इलेक्ट्रॉन पे। अनफिल्ड इलेक्ट्रॉन शुरुआत में बढ़ते हैं तो बाइंडिंग एनर्जी भी बढ़ती है, तो जो बाइंड करके रखती है वो होल्ड करके रखती है, एनर्जी बढ़ती है। अच्छा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होना शुरू हो जाती है, पेयरिंग करने की वजह से बाइंडिंग एनर्जी में थोड़ी कमी आती जाती है, और जिंक की जो बाइंडिंग एनर्जी वो बहुत ही कम है, और जिसकी वजह से बाइंडिंग एनर्जी मिडिल तक बढ़ती है, मतलब क्रोमियम तक, वेनेडियम क्रोमियम तक बढ़ती है, उसके बाद कम हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद जो है जिंक की जो बाइंडिंग एनर्जी है वो कम है, तो उसका मेजर बॉइलिंग पॉइंट भी कम है। जिंक का देखो, जिंक ग्रुप पूरे का, जिंक कैडमियम मरकरी, अब देखो मरकरी तो लिक्विड फॉर्म में होता है, तो जिंक कैडमियम मरकरी का जो बेटा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो भी लो है, क्योंकि मेल्टिंग और बॉइलिंग पे डिपेंड करता है बाइंडिंग एनर्जी पे। जितनी बाइंडिंग फोर्स स्ट्रॉन्गर होगी बेटा, एटम्स के दरमियान जो बाइंडिंग फोर्स होती है एटम्स को बाइंड करके रखती है, वो जितनी स्ट्रॉन्गर होगी उतना मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो डी ब्लॉक वालों का भी यही है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेड, कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है मिडिल तक, तो उसके बाद कम हो जाता है, और जो जिंक है वो कम हो जाता है, क्योंकि जिंक में सभी इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हो जाते हैं। अच्छा, उसके बाद है इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक, याद कर लो, मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टीज हैं वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, बेटा नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन इनके एटम के अंदर, इनके आयन के अंदर। अनपेयर इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन कन्फ्यूगेशन करते हैं ना, ठीक है। उसके बाद आखिरी जो इलेक्ट्रॉन डी में जाता है सपोज करते हैं, अगर डी में इलेक्ट्रॉन एक है तो वो इनपडी अनपेयर्ड ही होगा, सिंगल ही होगा, क्योंकि डी के 5 ऑर्बिटल हैं। बेटा डी के ऑर्बिटल 5 होते हैं ना, उनमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है हंस के तहत, पहले सिंगल सिंगल फिल होते हैं। अगर डी में एक इलेक्ट्रॉन है, D2 है, D3 है, D4 है, D5 है, तो जाहिर बात है अनपेयर्ड होगी। अगर डी सिक्स है तो क्या होगा फिर, 5 इलेक्ट्रॉन की सिंगल फिल करेंगे हम, 5 इलेक्ट्रॉन को हम सिंगली फिल कर देंगे, ठीक है। एक को हम पेयर बना लेंगे, 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। तो ट्रांजिशन मैट्रिक्स है मोस्टली पैरामैग्नेटिक है, बेटा मोस्टली पैरामैग्नेटिक है। बस पैरामैग्नेटिक का मतलब है उनको मैग्नेट वीकली अट्रैक्ट करती है, पैरामैग्नेटिक वो होते हैं जिनको मैग्नेट वीकली अट्रैक्ट करती है। जिंक कैडमियम मरकरी डायमैग्नेटिक, जिंक है कैडमियम है मरकरी, वो तो डायमैग्नेटिक सब इलेक्ट्रॉन में शेयर्ड है। अच्छा, कुछ इनके आयन भी डायमैग्नेटिक होते हैं बेटा, जैसे स्कैंडियम डायमैग्नेटिक का मतलब कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, ठीक है। तो ट्रांजिशन मैट्रिक्स, अच्छा आयरन कोबाल्ट निकल ये फेरोमैग्नेटिक है, तो मैग्नेट स्ट्रांगली अट्रैक्ट करती है, तो इसका मतलब है ट्रांजिशन में जो मैट्रिक्स है मोस्टली पैरामैग्नेटिक, अगर क्वेश्चन आ जाता है तो मोस्टली पैरामैग्नेटिक है, मोस्ट उनको मैग्नेट वीकली अट्रैक्ट करती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन की वजह, और जितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उतनी इसके मैग्नेटिक मूवमेंट ज़्यादा होगी,
बेटा जो मैग्नेटिक मूवमेंट होती है वो डिपेंड करती है अनपेयर इलेक्ट्रॉन की। मतलब अगर आपको पूछा जाए तो किसकी मैग्नेटिक मूवमेंट ज़्यादा है तो उसके अनपेयर इलेक्ट्रॉन निकाल दो। अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन उसके पास ज़्यादा है, अनपेयर्ड बेटा अनपेयर इलेक्ट्रॉन अगर उसके पास ज़्यादा है तो उसकी मैग्नेटिक मूवमेंट ज़्यादा होगी। अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन बराबर है तो मैग्नेटिक मूवमेंट भी क्या होगी, बराबर होगी। मैग्नेटिक मूवमेंट में सिर्फ अनपेयर इलेक्ट्रॉन की यूटिलाइज होती है, मतलब फार्मूले के अंदर अनपेयर इलेक्ट्रॉन सही है, ठीक है। तो जितने ज़्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन उतनी मैग्नेटिक मूवमेंट ज़्यादा होगी। अच्छा अब देखो इसमें एक चीज़ और भी शुरुआत में हमने पढ़ी थी कि टिपिकल नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट डिफिनेशन है द एलिमेंट व्हिच हैव partially filled the orbital, partially filled the orbital in the ground state या वन ऑफ द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट या उनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर जो डी ऑर्बिटल है वो पार्शियली फिल्ड है। मतलब या तो एलिमेंट की सूरत में या उनके किसी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर, जब वो जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या हो, डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड हो। अब देखो इस तरह जिंक जिंक डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है। जिंक कैडमियम मरकरी, जिंक कैडमियम मरकरी, जिंक में कैडमियम में मरकरी के अंदर डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है। और जो उनके कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, जिंक का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन इसके यूटिलाइज कर देते हैं। और याद करो डी ब्लॉक के एलिमेंट जब इलेक्ट्रॉन यूज करते हैं तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन वो आउटमोस्ट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन यूज करेंगे। जो डी ब्लॉक वाले एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो सबसे पहले डी वाले इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करते, सबसे पहले जो वो लूज करते हैं वो आउटमोस्ट इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, वो ए से। डी ब्लॉक वालों का जो आउटमोस्ट ऑर्बिटल होता है वो बेटा ए होता है, क्योंकि 3D 4s है, 3D के साथ होता है 4s, तो इसका मतलब है वो पहले इलेक्ट्रॉन जो है वो 4s के लूज करेंगे। जैसे आयरन ऐसे स्टोर करते हैं, आयरन ए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। तो उसकी तरतीब के हिसाब से इसको इस तरह हम लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो लूज होगा वो इसकी आउटमोस्ट का एज है। अगर आयरन के ऊपर चार्ज आप लिखते हो +2 तो समझे एज के इलेक्ट्रॉन लूज हो गए, 0। डी में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए तो डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड है। आयरन 3 को देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 हो जाएगा 4s0। तो मैग्नेटिक मूवमेंट Ap3 की ज़्यादा होगी, बेटा इसके अंदर इलेक्ट्रॉन 5 होगी और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन 4 होगी, क्योंकि D6 है ना, D6 है। और दूसरा D5, तो इसके अंदर देखो 5 इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर 4 हैं। अब आते हैं जिंक पे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। और जब जिंक लूज करेगा दोनों इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10, डी के नहीं लूज करेगा, दोनों एस के लूज करेगा। तो इसमें तो पार्शियल फील्ड है ही नहीं। तो जो जिंक कैडमियम मरकरी है इनको हम कहते हैं नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट, नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। या स्कैंडियम को देखो, स्कैंडियम +3 में देखो
1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 3d0, 4sp0। जो इलेक्ट्रॉन डी और एस के थे वो लूज हो गए, तो इसमें तो डी में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। ये इसका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। जो बेटा ग्रुप थर्ड बी वाले, तो ग्रुप थर्ड बी और सेकंड बी, इनको कहते हैं नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। थर्ड बी और सेकंड बी, बेटा थर्ड बी वाले और सेकंड बी वाले, इनको कहते हैं हम नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। नॉन और बाकी टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। अच्छा, तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, क्योंकि इनके अंदर अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जितने ज़्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ज़्यादा होंगी। आयरन, कॉपर, निकल को हम कहते हैं फेरोमैग्नेटिक, और जो जिंक है वो हम कहेंगे डाईमैग्नेटिक है। बेटा जो जिंक है वो डाईमैग्नेटिक हो जाएगा। अगर फिर डाईमैग्नेटिक के लिए आपको देखना पड़ेगा कि उसके अंदर सब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो, सब इलेक्ट्रॉन पेयर की सूरत में हो। तो डी में देखो 10 इलेक्ट्रॉन है, इधर भी देखो डी में 10 इलेक्ट्रॉन, तो पेयर्ड हो जाएगा सब। अच्छा, ट्रांजिशन जो एलिमेंट्स हैं उनका ऑक्सीडेशन स्टेट देखो वेरिएबल होता है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। वेरिएबल है देखो Fe2 Fe, फेरस और फेरिक। कॉपर का भी वेरिएबल है, Cu+1 Cu+, तो आपको मैंने पढ़ा। अच्छा, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों है? क्योंकि जो इनका वैलेंस शेल है, बेटा वैलेंस शेल, इनर डी एंड आउटर एज। इनर डी, ये डी देखो इनर है, ये डी बेटा इनर एंड आउटर एज, और सी डी और 4s या इनर डी एंड आउटर एज में एनर्जी का डिफरेंस बहुत कम है। इसलिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन को यूटिलाइज करते हैं बॉन्ड बनाने में। जब ये बॉन्ड बनाएंगे तो इनर डी एंड आउटर एज, इनर डी एंड आउटर एज वाले इलेक्ट्रॉन को यूटिलाइज करते हैं बॉन्ड बनाने में, क्योंकि इनमें एनर्जी का डिफरेंस बहुत कम है। ये इसमें बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स वाले जो हैं उनका वेरी ब्लॉक स्टेट होता है, क्योंकि इनमें जो एनर्जी का डिफरेंस है वो बहुत ही कम है इनर डी एंड आउटर के अंदर। इससे वो यूटिलाइज करते हैं, यूज़ करते हैं बॉन्ड के फॉर्मेशन में इलेक्ट्रॉन्स को। एस के इलेक्ट्रॉन को भी यूटिलाइज करते हैं और डी के इलेक्ट्रॉन को भी यूटिलाइज करते हैं। देखो Fe2 है तो एस के इलेक्ट्रॉन को यूटिलाइज कर रहा है। जब Fe3 है तो एस के इलेक्ट्रॉन को भी यूटिलाइज कर रहा है, साथ में डी के इलेक्ट्रॉन को भी यूटिलाइज कर रहा है। एक डी का इलेक्ट्रॉन भी बॉन्ड बन रहा है, तो इसका मतलब है सर्वेलेंस एस और डी है, इनर डी एंड आउटर एज, और एनर्जी का डिफरेंस भी बहुत कम है। इसलिए दोनों इलेक्ट्रॉन को यूटिलाइज करते हैं बॉन्ड बनाने में, मतलब दोनों ऑर्बिटल को यूटिलाइज करते हैं बॉन्ड बनाने में, डी को भी और एच को भी। इसलिए इनका ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वेरिएबल होता है। जिंक का कांस्टेंट है प्लस, बाकी सबका देखो वेरिएबल है। सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम 3D सीरीज को देखेंगे तो वो Mn का होता है, Kmn4 के अंदर +7। क्रोमियम का हाईएस्ट है +6। अच्छा, क्रोमियम का +6 से ज़्यादा क्यों नहीं हो सकता? इसलिए कि क्रोमियम के वैलेंस शेल में टोटल जो इलेक्ट्रॉन ए तो बी के हैं ही 6 इलेक्ट्रॉन। अगर हम क्रोमियम को देखेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5, 4s1, इन्हीं को यूटिलाइज करेगा। जाहिर बात हाईएस्ट कितना होगा? 6 हो सकता है। पोटाशियम डाइक्रोमेट के अंदर देखो K2Cr2 वो 7 में 6 है। पोटाशियम क्रोमेट के अंदर 6 है इसका ऑक्सीडेशन, ब्रोमीन का। आयरन का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन 6 है, इससे ज़्यादा नहीं। Mn का सबसे ज़्यादा है +7, क्योंकि Mn जब वो बॉन्ड बनाता है पोटाशियम का मैग्नेट बनाता है तो 2 एस के इलेक्ट्रॉन को भी यूटिलाइज करता है और डी के 5 इलेक्ट्रॉन को भी यूटिलाइज करता है बॉन्ड बनाने में, और ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है उसका 7 हो जाता है। अच्छा, ट्रांजिशन मेटल जो है और उनके कंपाउंड कलर्ड है बेटा। ट्रांजिशन मेटल और उनके जो कंपाउंड होते हैं वो कलर्ड होते हैं, ठीक है, डी ऑर्बिटल के लिए।
क्योंकि इसके अंदर डी ऑर्बिटल यूटिलाइज होता है। डी ऑर्बिटल की स्पिल्टिंग होती है, डी ऑर्बिटल जो था वो स्पिल्ट हो जाता है, और डी डी ट्रांजिशन होती है, इलेक्ट्रॉन डी से डी में जंप लगाता है। मगर अब कलर के लिए भी आपको क्वेश्चन है, स्कैंडियम कलरलेस होगा, स्कैंडियम 3 कलरलेस होगा। क्यों? उसके डी में इलेक्ट्रॉन ही नहीं। जिंक 2 कलरलेस होगा, क्योंकि जिंक का डी ऑर्बिटल पूरा फिल है। तो इसका मतलब है डी ऑर्बिटल क्या हो, पार्शियली फिल्ड हो। डी में कम से कम एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए ताकि डी डी ट्रांजिशन हो। अगर डी में इलेक्ट्रॉन 0 है, बेटा देखो डी में अगर आपको जब स्कैंडियम 3 का कलर कौन सा है, या टाइटेनियम 4 का कलर कौन सा होगा? टाइटेनियम 4 का कलर भी, बेटा जो टाइटेनियम 4 है ना, TiA4, वो भी कलरलेस होगा। वन एस टू, टू एस टू, 2p6, 3s2, 3p6, 3d0, 4s0। क्योंकि टाइटेनियम जो होता है उसके केस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब वो दोनों सारा इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है टाइटेनियम को बनाता है तो कलरलेस होगा। तो TI4 के कम, हाँ TI3 का कलर होगा, बेटा TI3 का कलर होगा, क्योंकि इसके डी में एक इलेक्ट्रॉन है और डी डी ट्रांजिशन होती है। अच्छा, जब डी एलिमेंट बांड बनाते हैं, तो बेटा डी वाले जो बांड बनाते हैं, देखो अगर डी ब्लॉक वाले लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे, अगर डी ब्लॉक वालों का ऑक्सीडेशन स्टेट लोअर है तो वो आयनिक बांड बनाते हैं। बेटा लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जो डी ब्लॉक वाले बांड बनाते हैं वो आयनिक होता है, और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर उनका बांड कोवैलेंट होता है। अच्छा, वो कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बांड भी बनाते हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बांड में दोनों करेक्ट होते हैं, कोवैलेंट भी है और आयनिक भी है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। बेटा ट्रांजिशन जो एलिमेंट है वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, जिनके अंदर कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बांड होता है। मेटल होता है, मेटल होगा सेंटर में, उसके साउंड में लिगेंड्स होते हैं जो उसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। जिस तरह ये है TiH2O, बोल्ड 6 चार्ज 3 है, तो ये कलर देगा क्योंकि इसके डी में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, टाइटेनियम के डी में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, TI3 है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s0, 3d1, 4s0 होगा। तो डी में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो डी डी ट्रांजिशन हो सकती है, डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाएगा। जब TI है +3, तो इसके अंदर वाटर के मालिक्यूल्स हैं जो उसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। देखो यहाँ पे वाटर मालिक्यूल, मैं ऑक्सीजन इसलिए लिखा हूँ, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, ऑक्सीजन इसलिए मैंने लिखा है, मतलब ये वाटर का मालिक्यूल है जो ऑक्सीजन डोनेट कर रहे थे। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे थे, 1 2 3 4 5 6 हो गए, ठीक है। अब देखो जो लिगेंड्स ने मेटल को घेर लिया है, और ये लिगेंड मेटल के डी ऑर्बिटल के साथ इंटरेक्ट करते हैं। मेटल के डी ऑर्बिटल के साथ इंटरेक्शन के दौरान मेटल का जो मेटल में जो डी ऑर्बिटल, डी के 5 ऑर्बिटल हैं, बेटा डी के 5 ऑर्बिटल में पांचों डी जनरेट है। जो बेटा मेटल के अंदर डी ऑर्बिटल है वो डी जनरेट होता है, डी जनरेट का मतलब एनर्जी बराबर है। इनके नाम है DXY,
डी वाई जेड डी एक्स जेड डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर। डी के 5 आर्बिटर थे और पांचों की एनर्जी बराबर है। जो 5 आर्बिटर थे 5 की एनर्जी बराबर है, इक्वल एनर्जी के हैं। और जब भी जैसे इनकी इंटरेक्शन होगी लिगेंड के साथ, लिगेंड इसको घेरेगा और इसके साथ इंटरेक्ट करेगा तो मेटल का जो डी आर्बिटल है वो स्प्लिट हो जाएगा। दो स्टेट के अंदर, एक लोअर डी वाले, उससे बनेंगे हायर डी वाले। इनको हम कहते हैं ई जी और टी टू जी। इसको कहा जाता है ई। इनके नाम है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, और ये है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। हाँ, अब इनकी जो स्प्लिटिंग होती है वो डिपेंड करती है लिगेंड पे। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो उनमें बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा, बेटा एनर्जी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा। अगर वीक लिगेंड तो डिफरेंस कम होगा। जैसे साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, साइनाइड है, कोबाल्ट है, कोबाल्ट है सॉरी, कार्बोनाइल ग्रुप है, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। वाटर है, अमोनिया, ये वीक है, ये वीक है। क्लोराइड भी वीक है, उतना डिफरेंस कम होगा, मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। अच्छा, तो इलेक्ट्रॉन जो एक मौजूद है टाइटल में, इलेक्ट्रॉन डी में एक मौजूद होगा, वो क्या करता है, विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करता है। वो इलेक्ट्रॉन जो होगा विजिबल लाइट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करके जंप लगाएगा। किसमें जाएगा, हाई डी में जाएगा। ये जंप लगाकर किसमें जाएगा, ऊपर जाएगा, इसके अंदर हाई एनर्जी में जाएगा। अच्छा, तो इनमें जो एनर्जी का डिफरेंस होता है बेटा, इनमें जो एनर्जी का डिफरेंस है मोस्ट केसेस में, जो एनर्जी का डिफरेंस है, इनमें जो एनर्जी का डिफरेंस है मोस्ट केसेस में विजिबल वेवलेंथ के बराबर होता है। बेटा विजिबल वेवलेंथ जो है ना, उसी की रेंज में होता है ज़्यादातर डिफरेंस। इसलिए इलेक्ट्रॉन जो लोअर डी वाला है वो विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करता है, विजिबल लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। और सारी विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, कुछ को ट्रांसमिट कर देगा, कुछ को क्या करता है, वो ट्रांसमिट करता है। जो ट्रांसमिट होगा वो कलर दिखाई देगा। बेटा जो ट्रांसमिट होगा वो ही आपको कलर दिखाई देगा। जैसे आपको हमारी बुक में, यानी कि बुक में लिखा हुआ है, एक जो कापर है, कापर वो रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है और ब्लू को ट्रांसमिट कर देता है, ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है दो कलर जो वो ट्रांसमिट होते हैं, फिर उनका जो कॉम्बिनेशन होता है उसी सबसे कलर बनता है उसका, ठीक है। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप लगाता है, लोअर डी से हाई डी में जाता है, तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। कौन सी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करता है और कुछ को ट्रांसमिट कर देता है, जिसकी वजह से कलर दिखाई देता है, ठीक है। तो इसका मतलब है जो कलर है वो डी डी ट्रांजिशन की वजह से है। डी डी ट्रांजिशन, डी डी ट्रांजिशन, डी डी ट्रांजिशन से मुराद क्या है, इलेक्ट्रॉन डी से डी में जंप लगा रहा है, लोअर डी से हाई डी में जा रहा है, या डी ऑर्बिट की स्प्लिटिंग। तो उसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आए हुए हैं कि भाई ट्रांजिशन जो मेटल्स हैं वो उनके कॉम्प्लेक्स मोस्टली कलर्ड है ड्यू टू डी डी ट्रांजिशन या ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ द डी ऑर्बिट। डी ऑर्बिट की स्प्लिटिंग वजह से कलर जो आ रहा है वो डी ऑर्बिट की स्प्लिटिंग वजह से है, क्योंकि डी ऑर्बिटल स्प्लिट हुआ जिसकी वजह से कलर आ गया, ठीक है। अगर डी में इलेक्ट्रॉन हो गई नहीं, जैसे स्कैंडियम है, टाइटेनियम, स्कैंडियम सॉरी, स्कैंडियम प्लस 3, टाइटेनियम प्लस 4, या जिंक 2, या मरकरी 2, या कैडमियम 2, उनका डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है। या तो डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड हो, या तो बेटा डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड हो, या डी ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद ही नहीं है, तो वो कलरलेस होंगे, क्योंकि आपको उन्हें पहले भी पढ़ा दिया था ये था, ठीक है। तो अब देखो इसके अंदर डी डी ट्रांजिशन होगी, इलेक्ट्रॉन डी से डी में जब लगाएगा और विजिबल लाइट को वो ऑब्जर्व करता है मोस्ट केस में,
के जो कंपाउंड होंगे वो आपको कलर्ड दिखाई देंगे, कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं। तो ट्रांजिशन कंपाउंड, ट्रांजिशन मेटल के जो कंपाउंड होते हैं या उनके जो सॉल्यूशंस होते हैं वो ज़्यादातर कलर्ड होते हैं, क्योंकि डी ट्रांजिशन की वजह से या स्प्लिटिंग ऑफ द डी ऑर्बिट की वजह से। और जो बॉन्ड बनता है तो ट्रांजिशन मेटल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, बेटा ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसके अंदर सेंट्रल जो मेटल है वो ट्रांजिशन होगा। उसके सराउंडिंग में देखो, उसके सराउंडिंग में क्या है, सराउंडिंग में लिगेंड्स होते हैं। अच्छा, लिगेंड कौन हो सकता है, देखो यहाँ पे अहम बात है। लिगेंड वो होगा जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हो, वो निगेटिव आयन हो सकता है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, हाइड्रोक्साइड, साइनाइड, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करें। या न्यूट्रल मालिक हो सकता है, अमोनिया, वाटर, इथाइलिन डायमाइन, डाइथिलिन ट्राइमाइन, न्यूट्रल मालिक्यूल हो सकता है। या पॉजिटिव कुछ केसेस में हो सकता है, मैंने आपको पढ़ाया था नाइट्रोनियम आइन, नाइट्रोसोनियम आइन या हाइड्रोजनियम आइन। तो बेटा ये पॉजिटिव आइन है, अगर इसके पास लोन पेयर होता है तो ये लोन पेयर डोनेट कर देते हैं, ठीक है, इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव होगा अगर वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोन कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन पेयर जो डोनर होगा, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, वो क्या होगा, लिगेंड होगा। वो न्यूट्रल भी हो सकता है, वो नेगेटिव का भी हो सकता है, वो पॉजिटिव का भी हो सकता है। अब उनमें दो टाइप हैं, एक होता है मोनोडेंटेड। मोनोडेंटेड से मुराद है जिनमें सलाहियत होगी एक पेयर डोनेट करने की, एक से ज़्यादा पेयर डोनेट नहीं कर सकते। क्लोराइड, ब्रोमाइड, हाइड्रोक्साइड, साइनाइड, ये सभी मोनोडेंटेड है। मोनोडेंटेड का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की सलाहियत नहीं है। वाटर के बाद दो लोन पेयर हैं, मगर वाटर लोन पेयर एक डोनेट करता है, इसलिए वाटर बाइडेंटेड नहीं होगा। अगर कोई बच्चा सोचेगा कि वाटर के बाद दो लोन पेयर है, वो दो डोनेट करता है, बेटा नहीं, एक ही डोनेट करता है। मतलब जितने वो डोनेट कर सकता है उसी को कहा जाता है। हालांकि वाटर के बाद दो मौजूद है लोन पेयर, मगर डोनेट तो एक को करता है, सब दूसरा डोनेट नहीं करता, तो वाटर बाइडेंटेड नहीं है, वाटर यूनिडेंटेड है। मतलब कभी आपके एग्जाम में आ जाए कि क्वेश्चन, मतलब कि भाई वाटर के बाद दो लोन पेयर मौजूद है, तब फिर वाटर बाइडेंटेड है, नहीं बेटा, वाटर यूनिडेंटेड, वाटर है शून्य है, ये यूनिडेंटेड है, मतलब एक पेयर डोनेट करते हैं, ठीक है। या कार्बोनाइल है, वो भी एक पेयर डोनेट करता है, दूसरे नहीं। अगर इसमें याद करूँ तो कौन से अमोनिया है, कार्बोनाइल ग्रुप न्यूट्रल है, वाटर भी न्यूट्रल है। अच्छा, उसके बाद है बाइडेंटेड। बाइडेंटेड का मतलब है दो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने वाले, उनमें सल्फेट, कार्बोनेट, ऑक्सीलेट, थायोसल्फेट, ये बेटा बाइडेंटेड है, दो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। अच्छा, इनमें ये नेगेटिव है, इनमें इथाइलिन डायमाइन, इथाइलिन डायमाइन भी बाइडेंटेड है। ट्राइडेंटेड, तीन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने वाले, डाइथाइलिन ट्राइअमाइन, डाइथाइलिन ट्राइअमाइन जो है वो ट्राइडेंटेड है, तीन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, ट्राइडेंटेड। अच्छा, और उसके बाद है इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसिटेट, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसिटेट, ईडीटीए, ईडीटीए हेक्साडेंटेड है, सिक्स इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है वो, ईडीटीए, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसिटेट। मगर उसके ऊपर जो चार्ज होती है वो -4 होती है चार्ज, क्योंकि इसके अंदर चार एसिडेट आयन हैं, उसके ऊपर एक एसिड के ऊपर एक चार्ज होती है, चार एसिड के अंदर चार माइनस की चार्ज होती है, तो ओवरऑल इसके ऊपर -4 चार्ज होती है, 6 माइनस की चार्ज नहीं होती है, -4 चार्ज होती है। तो पॉलीडेंटेड, जिनको हम कहते हैं पॉलीडेंटेड, इथाइलिन ग्लाइकोल, निकल, उसकी डाइमिथाइल ग्लाइक्साइन, जो डाइमिथाइल ग्लाइक्साइन है वो भी बाइडेंटेड है। तो बेटा जो पोली या मल्टी डेंटेड होती है उनको हम कहते हैं चिलेटिंग एजेंट, क्योंकि ये सेंट्रल एटम के साथ रिएक्शन भी बनाते हैं। बेटा वो सेंट्रल एटम के साथ क्या बनाते हैं, रिंग बनाते हैं, उसको हम कहते हैं चिलेट। जिसका मैंने आपको पढ़ाया था डाइमिथाइल ग्लाइसिनेट, जो होता है वो, ये देखो, जो डाइमिथाइल ग्लाइसिन है वो निकल के साथ रिएक्शन भी बनाता है। ये बुक में मुझे इसके द्वारा पढ़ा भी देता है। तो टाइम आज कंप्लीट हो गया, तो थोड़ा मैंने रिवाइज भी करवा दूँ आपको ये चैप्टर के हिसाब से। इंशाल्लाह कल से जो है वो फर्स्ट ईयर स्टार्ट कर देंगे, फर्स्ट ईयर पढ़ना शुरू करेंगे बेटा कल।